Evaluate the following. Part 1, sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree. Part 2, 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. Part 3, cos 45 degree upon sec 30 degree plus cosec 30 degree. Part 4, sin 30 degree plus tan 45 degree minus cosec 60 degree upon sec 30 degree plus cos 60 degree minus plus cot 45 degree. And part 5, 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree upon sin square 30 degree plus cos square 30 degree. तो यहाँ प्रॉब्लम पूछी गई है इसमें कि सर्टेन एक्सप्रेशंस गिवन है और उनको इवेल्युएट करना है. यहाँ पे सर्टेन एंगल्स भी दे रखे हैं उन रेशियोज़ के, और उन एंगल्स की करस्पॉन्डिंग हमें उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पुट करके उन एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करना है. तो पहला पार्ट देखते हैं इसका हम. तो पहला पार्ट दे रखा है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60. इसको हमें इवेल्युएट करना है. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. cos 30 इज ऑल्सो √3/2 प्लस साइन 30 होता है 1/2 और cos 60 भी 1/2 होता है. √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है 3 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4. देन 1 into 1 is 1, 2 into 2 is 4, 3/4 plus 1/4, 4 is LCM, so this becomes 3 plus 1/4 which is 4/4 and which is equal to 1. तो पहले पार्ट का आंसर आ जाता है 1. सेकेंड पार्ट 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degrees. तो यहाँ पे tan 45 होता है 1, सो 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. cos 30 होता है √3/2, सो √3/2 और इसका होल स्क्वायर माइनस sin 60 होता है √3/2 और इसका स्क्वायर. तो यहाँ से इसकी वैल्यू आती है 2 into 1 स्क्वायर इज 2. √3/2 होल स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले √3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 माइनस 3/4. तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें यहाँ पे फाइनली मिलेगा आंसर 2. सो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 2. नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट. सो इन थर्ड पार्ट द एक्सप्रेशन इज cos 45 degrees upon sec 30 degrees plus cosec 30 degrees. cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2. sec 30, sec होता है cos का रेसिप्रोकल. cos 30 बराबर होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3. इसको हम सीधे सीधे याद भी रख सकते हैं sec 30 की वैल्यू को. अदरवाइज cos 30 की अगर वैल्यू हमें याद है तो उसका रेसिप्रोकल करके भी इसको निकाल सकते हैं. cosec 30 की अगर बात की जाए तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू पता होनी चाहिए 2 के बराबर होती है. अगर हमें याद नहीं भी आ रही है तो हम इसको sin 30 की वैल्यू अगर हमें याद है 1/2 उसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, क्योंकि cosec जो होता है वो sin का रेसिप्रोकल होता है. तो ये वैल्यू हो जाएगी 2. सो 2/1 करके लिख दिया इसको हमने. न्यूमरेटर में लिखा हमने 1/√2. डिनोमिनेटर में √3 एलसीएम हो जाएगा और हमें यहाँ मिलेगा 2 + 2√3. फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई किया. √3 आ गया न्यूमरेटर में अपॉन √2 ब्रैकेट के अंदर 2 + 2√3. न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दिया √3. डिनोमिनेटर में हमारा है √2. इसमें 2 भी कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + √3. 1 + √3 को हम √3 + 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं. अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 और √2 साइन देख रहे हैं, तो इन रूट साइन को हटाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 ब्रैकेट √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, इस तरह से. तो जब
3 और रूट 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा √6। ब्रैकेट के अंदर है हमारा √3 माइनस 1। √2 और √2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और 2 इंटू 2 करेंगे हम तो हमें मिलेगा 4। √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है। तो इसका एक्सप्रेशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में 3 माइनस 1। न्यूमरेटर को एज इट इज अभी हम रहने देते हैं, और ये हो जाएगा √6 ब्रैकेट √3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 4 इंटू 2। √6 को इनसाइड द ब्रैकेट ले जाते हैं तो हो जाएगा √18 माइनस √6 अपॉन 8। √18 को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 माइनस √6 अपॉन 8। 9 को स्क्वायर रूट के बाहर ले लेते हैं तो ये जाएगा 3, और रूट के अंदर 2 रह जाएगा, माइनस √6 अपॉन 8। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। नाउ द फोर्थ पार्ट में एक्सप्रेशन दे रखा है sin 30 प्लस 1045 sin 30 प्लस 1045 माइनस cosec 60 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 then plus cos 60 then plus cot 45 तो इसमें जो वैल्यूज हैं एंगल्स पे रेशियोज की, उनको पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले sin 30 की अगर बात की जाए, sin 30 इज 1/2। 1045 की बात की जाए, 1045 इज 1। cosec 60, cosec जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, sin 60 होता है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/√3 अपॉन sec 30। sec जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, cos 30 होता है √3/2, तो ये होता है 2/√3। cos 60 होता है 1/2, और cot 45 होता है 10 का रेसिप्रोकल, और 1045 1 है तो cot 45 भी 1 होगा, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। न्यूमरेटर में हमने एलसीएम ले लिया 2√3, तो 2√3 एलसीएम लेने के बाद जो टर्म्स यहाँ पे बने वो कुछ उस तरह से बने। सबसे पहले तो हम 1/2 और 1 को जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/2। 1/2 प्लस 1 इज 3/2 माइनस 2/√3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं। फिर डिनोमिनेटर में है 2/√3, और 1 प्लस 1/2 इज 3/2। नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। 2 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, और यहाँ में मिलेगा 3√3 माइनस 4। 3√3 माइनस 4, और डिनोमिनेटर में एलसीएम हमारा आ जाएगा 2√3, और यहाँ पे फिर हमें मिलेगा 4 प्लस 3√3। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे मिलेगा 3√3 माइनस 4, और यहाँ पे 4 प्लस 3√3 है, इसमें 3√3 को पहले लिखा जा सकता है, 4 को बाद में लिख सकते हैं। सो 3√3 प्लस 4। अब हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 3√3 प्लस 4 का कॉन्जुगेट होगा 3√3 माइनस 4, तो इससे हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है। सो 3√3 माइनस 4, न्यूमरेटर में 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4 दो बार आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर रूल लग रहा है यहाँ पे। तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a है यहाँ पे 3√3 और b है यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 3√3 होल स्क्वायर। 3√3 होल स्क्वायर मीन्स 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज 27, एंड 4 स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 2ab करना है जैसे हमें, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3√3 मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी कि 24√3 हो जाएगा। ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 24√3। और डिनोमिनेटर में जो है फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू हमारी यहाँ पे हो जाएगी 27, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं।
27 प्लस 16 ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 और 27 माइनस 16 हो जाएगा 11। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट की हम बात करें तो फिफ्थ पार्ट में एक्सप्रेशन है हमारा न्यूमरेटर में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। इसके लिए हम एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। सो इन द फिफ्थ पार्ट in the numerator we have 5 cos square 60, 5 cos square 60 degrees plus 4 sec square 30 degree plus 4 sec square 60 degrees 30 degrees basically ये है हमारा 30 degree, this is 30 degrees, then minus 10 square 45 degree minus 10 square 45 degree upon sin square 30 degree plus cos square 30 degree, sin square 30 degree plus cos square 30 degrees। न्यूमरेटर को ध्यान से देखें, इसके टर्म्स जो हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, तो एक तरह से हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। फिर लिखना है हमें 4 मल्टीप्लाइड बाय sec 30 डिग्री, sec 30 बराबर होता है 2/√3, तो इसका होल स्क्वायर कर लेना है। tan 45 होता है 1 और 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो इसको हमने 1 लिख लिया। डिनोमिनेटर में हमें वैल्यूज पुट करके स्क्वायर करके ऐड करने की बजाय हम साफ साफ देख रहे हैं फॉर्मूला बन रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, क्योंकि एंगल दोनों सेम है। साइन स्क्वायर के साथ जो एंगल है 30 वही कॉस स्क्वायर के साथ एंगल है। तो हम यहाँ पे जो है बजाय इन वैल्यूज को पुट करने की साइन और कॉस 30 डिग्री की फिर सॉल्व करने की, हम स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं फ्रॉम द आइडेंटिटी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1। न्यूमरेटर को हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 माइनस 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो 5/4 पहला टर्म आ गया, दूसरा टर्म आ जाएगा 16/3 माइनस 1। इस तरह से आ गया हमारा। इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इसका आ जाता है 12। तो ये आ जाएगा पहला टर्म इसका आ जाएगा 15 माइनस दूसरा टर्म आ जाएगा इसका 64 और तीसरा टर्म इसका आ जाएगा माइनस का 12। सो 50, इसमें यहाँ पे छोटी सी करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस साइन है, इस जगह प्लस साइन है। सो 15 प्लस 64 माइनस 12/12 इस तरह से आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पे फाइनल रिजल्ट हमारा आता है 67/12। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पे हमें एक तरह से ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना है। एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करके हमें देखना है कि वो कौन से ऑप्शन से मैच होता है। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दे रखा है पार्ट 1 में 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से 2 मल्टीप्लाइड बाय tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3 के बराबर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 हो जाएगा 4/3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3। 2 से 4 को कट किया तो हो जाएगा 2। √3 को 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और डिनोमिनेटर में हमारा है 2√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला √3/2। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल के आई √3/2। अगर हम ध्यान से देखें साइन 60 ये होता है √3/2, कॉस 60 होता है 1/2, tan 60 होता है √3 और साइन 30 होता है 1/2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, साइन 60 जो है वो √3/2 के बराबर है। तो ये एक्सप्रेशन जो गिवन है फर्स्ट पार्ट में वो ऑप्शन ए यानी साइन 60 के बराबर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है एक्सप्रेशन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो tan स्क्वायर 45 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सो 1 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 1 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 0, तो ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल के आते हैं 0।
अब अगर हम इन वैल्यूज को देखें ध्यान से, इन ऑप्शंस को देखें ध्यान से, तो 10 90 होता है अनडिफाइंड, जिसको हम इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। बी पार्ट है 1, सी पार्ट दे रखा है साइन 45 जो कि बराबर होता है 1/√2, और जो डी पार्ट है वो दे रखा है 0। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट होगा, द आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या हो ताकि एक्सप्रेशन जो है सही हो। तो यहाँ पे हम पहले अगर 0 पुट कर दें a के प्लेस पे, तो हो जाएगा साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। तो यहाँ LHS जो है वो हो जाएगी साइन 0 यानी कि 0, और RHS भी जो है 0 के बराबर है। तो हम साफ साफ देखते हैं कि ऑप्शन जो है ये करेक्ट जो है हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें बी को, बी ऑप्शन में एंगल दे रखा है 30, तो जब हम 30 पुट करेंगे तो जो LHS आएगी इसकी, यहाँ पे इस केस में जो LHS आएगी लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो आएगी साइन 60। साइन 60 होता है √3/2, तो LHS हो जाएगी √3/2। और RHS अगर हम निकालें थीटा या ए को 30 डिग्री लेते हुए, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 30। साइन 30 होता है 1/2, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 1। तो LHS और RHS बराबर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन में देखें तो हमारी LHS जो निकल के आती है, LHS बराबर होती है साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 इज 90, सो साइन 90, साइन 90 इज 1, तो LHS की वैल्यू 1 निकल के आती है। RHS की बात करें, हम राइट हैंड साइड की बात करें, तो वह 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ए, इट मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 45, सो इट मीन्स दैट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√2, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ रहा है 2/√2 एक तरह से। तो LHS तो आ रहा है 1 और RHS आ रहा है 2/√2, तो ये मैच नहीं हो रहे हैं, तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें तो एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो अगर हम इसकी LHS देखें 60 पुट करते हैं तो साइन 2a यानी कि साइन 120, साइन 120, और RHS जो है वो बराबर है, RHS बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60, साइन 60 इज √3/2, तो इस तरह से ये वैल्यू निकल के जाती है हमारी √3। सो RHS निकल के जाता है √3, और साइन 120 जो है अगर हम देखें तो हमें 90 से ऊपर के एंगल्स जो है वो क्लास 10th में नहीं बताए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो साइन 120 जो है बराबर होता है कॉस 30 के। ये साइन 90 प्लस थीटा रूल्स लगते हैं इसमें, यहाँ पे ये क्लास 11th में ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो जाएगा साइन 90 प्लस 30 विच इज़ इक्वल टू कॉस 30, तो यहाँ पे कॉस 30 होता है √3/2, तो इसकी वैल्यू आ जाती है √3/2। तो ये मैच नहीं होता है, LHS RHS फिर मैच नहीं होते आपस में, तो इस तरह से ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो जो ऑप्शन सही है हमारा वो है ऑप्शन ए। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम यहाँ पे। फोर्थ पार्ट में एक्सप्रेशन दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो एक तरह से हो जाता है 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3, तो 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इज 2/3, 2/3 हो जाता है। तो ये वैल्यू हमारी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये वैल्यू निकल के आती है हमारी 3/√3। 3 को लिख सकते हैं हम √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी √3 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमें मिलता है यहाँ पे √3। तो ये वैल्यू निकल के आती है इस एक्सप्रेशन की √3 के बराबर। अब हम चॉइसेस को अगर देखें, ऑप्शंस को अगर देखें, तो cos 60 बराबर होता है, cos 60 बराबर होता है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, tan 60 होता है √3, और sin 30 होता है 1/2। तो जो ऑप्शन मैच होता है वो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा मैच हो जाता है, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 and angle a plus b lies between 0 degree and 90 degree and angle a is greater than b, then find a and b, angle a and b। तो इसको करने के लिए हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। tan a plus b की वैल्यू दे रखी है वो √3 के बराबर, √3 जो है tan एंगल 60 डिग्री पे होता है, तो हम कह सकते हैं कि दैट tan a plus b इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर उसके बाद हमें दे रखा है यहाँ पे कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 होता है tan 30 डिग्रीज पे, तो हम कह सकते हैं दैट tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज। तो यहाँ से इक्वेशन हमारी बन जाएगी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज।
ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री को इक्वेशन 1 बोल दिया है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री को इक्वेशन 2 बोल दिया। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके और भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दोनों इक्वेशंस को इस तरह से लिख लें, ए प्लस बी इक्वल टू 60 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 30। इन दोनों इक्वेशंस को एडअप कर दें तो बी से बी कैंसिल आउट हो जाता है, तो हो जाएगा 2a और 60 प्लस 30 इज 90 डिग्रीज। तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू आ जाती है 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। इसकी वैल्यू 45 डिग्री आ जाती है। इसको हम किसी भी इक्वेशन चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए को 45 ने पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, ए की जगह हमने रख दिया 45 डिग्रीज प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। हम 45 को ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो b की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 60 माइनस 45 डिग्रीज विच इज इक्वल टू 15 डिग्रीज। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर ए जो निकल के आया 45 डिग्री निकल के आया और बी जो निकल के आया वो 15 डिग्री निकल के आया। और जो कंडीशन दे रखी है दैट ए बी से बड़ा होना चाहिए, वो कंडीशन भी फुलफिल हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ए 45 आया है और बी 15 आया है, तो इस तरह से ए जो है वो बी से बड़ा भी है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे बताना है कि ये स्टेटमेंट जो दे रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है यहाँ पे हमें वो दे रखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कोई एक स्पेसिफिक एंगल पुट करके। फॉर एग्जांपल हमने ए को ले लिया 30 डिग्री और हमने बी को ले लिया, सपोज फॉर एग्जांपल हमने इसको बी को ले लिया 30 डिग्रीज, बी को भी हमने 30 डिग्रीज ले लिया। तब उस केस में जो एल एच एस उसकी होगी वो बराबर होगी साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि 30 प्लस 30 विच इज 60 डिग्रीज। तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी ये √3/2 के बराबर। आर एच एस को अगर हम निकालें ए और बी को 30-30 ईच लेके, तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये बराबर हो गया 1 के। तो हमने देखा एल एच एस निकल के आई √3/2, आर एच एस निकल के आई 1 के बराबर, तो इसका मतलब एल एच एस और आर एच एस बराबर नहीं है। तो एक तरह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली, लेकिन अगर हम बात करें तो ये 0 से 90 डिग्री के बीच में करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 0 पे हम देखते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू बराबर होती है 0 के। एंगल अगर थीटा 30 डिग्रीज है तो साइन 30 की वैल्यू बराबर होती है 1/2 के। एंगल अगर 45 डिग्रीज के बराबर है तो साइन 45 की वैल्यू बराबर होती है 1/√2 के। एंगल को हमने बढ़ा के सपोज 60 डिग्रीज कर दिया, सपोज दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, तो उस केस में साइन 60 की वैल्यू बराबर होती है √3/2 के। और साइन 90 की जो वैल्यू बराबर होती है, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि पहले वैल्यू थी 0, फिर 1/2 बढ़ी, फिर 1/√2 उससे बढ़ी, √3/2 उससे ज़्यादा बढ़ी, और 90 पे जाके मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गई 1 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जब थीटा इंक्रीज होता है तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा भी इंक्रीज होती है। तो एक तरह से ट्रू स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद कहा गया द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। थीटा के इंक्रीज होने पे कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं सही है स्टेटमेंट या गलत है। फॉर एग्जाम्पल एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करा रहे हैं हम, तो कॉस 0 की जो वैल्यू होती है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। और बात अगर हम करें 30 डिग्री एंगल के लिए, तो कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो बराबर होती है √3/2। फिर उसके बाद हम बात करें कॉस 45 की, यानी 45 डिग्री एंगल पे कॉस की वैल्यू होती है 1/√2। और फिर उसके बाद हम एंगल लेते हैं सपोज 60 डिग्रीज, ये एंगल है सपोज 60 डिग्रीज, तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, दिस इज 1/2। और कॉस 90 जो है उसकी वैल्यू हमारी हो जाती है 0 के बराबर। तो एक तरह से हम देखते हैं कि वैल्यूज जो है धीरे धीरे घट रही हैं, 1 से घटते घटते डिक्रीज होते होते वैल्यूज जो है 0 तक पहुंच जा रही हैं थीटा के इंक्रीज होने पे। तो इस तरह से एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया है कि कॉस थीटा जो है वो बताया गया है कि वो इंक्रीज होता है थीटा के इंक्रीज होने में, तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्चुअल में कॉस थीटा जो है वो डिक्रीज होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में जब हम थीटा को बढ़ाते जाते हैं। फिर फोर्थ जो पार्ट दे रखा है, फोर्थ पार्ट में पूछा गया है स्टेटमेंट साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की सारी वैल्यूज के लिए एक्सप्रेशन जो है ये सही है कहना है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं स्टेटमेंट को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थीटा की वैल्यू को 0 रखते हैं तो हम देखते हैं कि एल जो है ये हो जाएगी साइन 0 होता है 0,
और cos 0 जो है वो बराबर होता है 1, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो यहीं पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। और फिर उसके बाद हम थीटा को जो है अलग अलग और वैल्यूज भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 30 हमने रख दिया, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, तो ये भी मैच नहीं हुआ। फिर उसके बाद थीटा को हमने रख दिया 45 डिग्री, तो इस केस में हम देखते हैं कि साइन 45 बराबर निकल के आता है 1/√2 और कॉस 45 भी निकल के आता है हमारा 1/√2। तो थीटा की केवल यही एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं। लेकिन हमसे यहाँ पे कहा गया कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि थीटा की सारी वैल्यूज के लिए जो है साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर नहीं होता है, केवल एक सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू थीटा बराबर 45 के लिए ये सही होता है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज cot थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। cos a जो है डिफाइंड नहीं होगा अगर a को 0 ले लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉट जो होता है, अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करें, सपोज ये एंगल हमारा ए एंगल है, तो कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। और एक तरह से हम ए को 0 करते जा रहे हैं, इसका मतलब एक तरह से हम परपेंडिकुलर को जो है वो मिनिमाइज करते जा रहे हैं और उसको 0 बना दे रहे हैं परपेंडिकुलर को। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ये रेशियो, और डिनोमिनेटर में आ रहा है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को घटाते जा रहे हैं, एक तरह से 0 की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये आ जा रहा है डिनोमिनेटर में। और इस केस में इसके 0 होते के साथ ही ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। तो हम कह सकते हैं कि दैट दिस इज कॉट थीटा और कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाता है। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है कि ए बराबर 0 के लिए कॉट थीटा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट के बराबर आ जाती है। So this is the true statement. So this is the explanation of all these problems. Hope you understand them well. Thank you.